हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हमारे रहने वाले हैं 16 क्वेश्चन, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे एचपी जीके के और 6 से क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। बाकी जो भी अपने एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पुलिस एग्ज़ाम की या फॉरेस्ट गार्ड, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये मॉक सीरीज़ जो आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, सारे मॉक टेस्ट जो वहाँ पे अपलोडेड है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश के भी अपलोडेड है और मैथ के भी आधे चैप्टर जो अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुल्लू जिले का मलाना गांव, कुल्लू जिले का जो मलाना गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये कुल्लू जिले में मलाना गांव है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ये खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, देवता के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको एक बात बता दें जी, कुल्लू जिले का जो मलाना गांव है, यहाँ के लोग जो ये आज भी अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। ठीक है। सिकंदर के वंशज मानते हैं अपने आप को, ये कुल्लू जिले के मलाना गांव के लोग जो है। तो विश्व का ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। कुल्लू जिले का मलाना गांव जो यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, इसके लिए ये फेमस है और प्रसिद्ध है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव जो वो कौन सा है। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। बाकी अगर आप कुल्लू जिला पढ़ रहे हो तो कुल्लू जिले के बारे में आपको और भी नॉलेज होने चाहिए। ठीक है। तो कुल्लू देश की कहानी, उसके लेखक कौन है, लालचंद प्रार्थी। जो ब्यास नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है। बाकी क्यास, कंवर और कोखन, मनाली, सैंज, तीर्थन, ये सारे क्या आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं कुल्लू की। तो इसकी सबसे बड़ी जो ब्यास नदी है, इसकी सबसे बड़ी जो सहायक ट्रिब्यूटरी है नदी है वो कौन सी है, पार्वती। अगर आप कुल्लू जिले पढ़ रहे हो तो कुल्लू जिले के बारे में आपको एमसीक्यूज में आपका कुल्लू जिले का है तो उसके बारे में आपको ऐसे माइंड में अपने रिपीट करते रहना कि कुल्लू जिले में और क्या क्या होते हैं। तो इससे आपका जो है मतलब जो याद रखने की कैपेसिटी है वो और बढ़ती है। जैसे कुल्लू का दशहरा वो भी कुल्लू में होता है, आपको पता, फेमस दशहरा वर्ल्ड लेवल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। गैमूर है, काजा है, कल्पा है या लोसर है। तो स्पीति घाटी का अंतिम गांव जो वो लोसर या लोसार भी लिखा होता है कहीं पे। ठीक है। लोसर या कहीं पे लोसार भी लिखा होता है। तो ये है अंतिम गांव स्पीति घाटी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है, ये किस जगह पे कहा जाता है। तो ये किन्नौर में कहा जाता है, काजा में कहा जाता है, लद्दाख में या पांगी में। आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। तो पांगी में। ठीक है। पांगी में जो वो तिब्बती लोगों को जो वो भोट कहा जाता है। पांगी कहाँ पे आपका, पांगी जो वो चंबा में है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पांगी में जो वो तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय। ठीक है। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कल्पा में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, काजा में स्थित है या केलांग में। तो हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जो आपका मुख्यालय है, लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय जो आपका वो केलांग में स्थित है। ठीक है। केलांग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, एक तो नेचुरल है, ठीक है, एक नेचुरल झील और एक मैन मेड है, एक मैन मेड। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक कौन सी है। तो ये है आपकी रेणुका झील। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो वो रेणुका, और सबसे बड़ी मैन मेड जो वो गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील कहाँ पे है। गोविंद सागर जो झील है ये आपकी है बिलासपुर में। ठीक है। और जो रेणुका आपकी, ये आपकी सिरमौर में। ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कौन चीज़ें कहाँ पे हैं। तो गोविंद सागर झील जो अब आपकी ये क्या है, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी मैनमेड झील है। लांबा झील कहाँ आपकी, चंबा में। खजियार झील कहाँ है, चंबा में। और रेणुका झील जो आपकी सिरमौर में। जो आपका आंसर है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में स्थित था। मतलब पुनर्गठन से पूर्व जो पंजाब सरकार का उच्च न्यायालय है वो किस भवन में स्थित था। वो पीटर हॉफ भवन में स्थित था, इलरसिली भवन में स्थित था, संजौली भवन या रंग महल में। तो पुनर्गठन से पूर्व जब पंजाब का जो उच्च न्यायालय था वो पीटर हॉफ भवन में स्थित था। ठीक है। पीटर हॉफ भवन में स्थित था ये, पीटर हॉफ भवन में।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटरहॉफ भवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्य समाचार पत्र कौन सा था? हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्य समाचार पत्र कौन सा था? हिमरक्षक है, गिरिराज था, दैनिक भास्कर या दिव्य हिमाचल? तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम राज्य समाचार पत्र है वो है आपका गिरिराज। ठीक है, गिरिराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में है, कुल्लू में, चंबा में या किन्नौर में? तो काला टॉप जो वन्य जीव अभयारण्य आपका चंबा में है। ठीक है, चंबा में काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य आपका जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में आईआईटी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये शिमला में है, सिरमौर में है, धर्मशाला में या मंडी में है? तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो आईआईटी संस्थान है ये आपके मंडी में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि गांगुल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो गांगुल वन्य जीव अभयारण्य है वो शिमला में है, किन्नौर में है, कुल्लू में या चंबा में? तो गांगुल वन्य जीव अभयारण्य आपका चंबा में है। ठीक है, गांगुल भी, सियालवेही भी, ठीक है, काला टोप, ये आपका काला टोप हो गया, ठीक है, खजियार हो गया, तो और कुगती होगा, ये सारे जो आपके चंबा में स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जीके था आपका, अब आपका चलेगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से किस में बहुब्रीहि समास नहीं है? आपने बताना कि किस में बहुब्रीहि समास नहीं है। दशानंद में नहीं है, जलज में नहीं है, नीलकंठ में नहीं है, कमल में नहीं है। तो आपको पता दशानंद कौन है? दशानंद एक ही है और वो है रावण। ठीक है, जलज, जल से उगने वाला, तो जल से उगने वाला इसका जो ये किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी तरफ नहीं। जल से उगने वाला क्या मतलब? कुछ ही हो सकता है। जल से उगने वाला जलज क्या होता है? जलज कमल। जल से उगने वाला जलज, जलज से क्या होता है? कमल उगलता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन है? शिव जी। ठीक है, अब आया क्या? कमल। कमल जो है इसका कोई बहुब्रीहि है? ये बहुब्रीहि समास है? नहीं, ये बहुब्रीहि समास नहीं है। जैसे जलज, जल से उगने वाला, नीलकंठ किसको बुलाते हैं? शिव जी को बोला जाता है। दशानंद रावण को बोला जाता है, लेकिन नीलकंठ शिव जी को बोला जाता है। और कमल, कमल तो खुद ही अपने आप में एक शब्द है। ठीक है, ये किसी और की तरफ इशारा नहीं करता। तो पूछा क्या? बहुब्रीहि समास किस में नहीं है? कमल में जो आपका बहुब्रीहि समास नहीं है। जलज होता है जल से उगने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बोलता है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध है उसे कौन सा कारक है? उसमें कारक कौन सा? आपने यहाँ पे कारक बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा नॉर्मल से कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, जो मतलब काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अपादान अलगाव के लिए होता है यूज़। आपको पता है कि अलगाव बताया आपको, भय होता है और तुलना होती है। जहाँ पे ये चीज़ें करी जाती है वहाँ पे आपका अपादान कारक जो वो यूज़ होता है। ठीक है, संबंध कारक, जब किसी का संबंध एस्टैब्लिश किया जाता है तो संबंध कारक होता है। बचा क्या? कारण कारक। जैसे राम ने, मैं बोलता हूँ कि राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है, राम ने बाण से रावण को मारा। तो इसको समझना आपने। क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध उसे क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाला। अच्छा, यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? राम करता आ गया, बाण से रावण को मारना। ठीक है, बाण से रावण को मारना, ये क्या क्रिया हो रही है? रावण को मारना क्रिया हो रही है। तो पूछा क्या है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले क्रिया को कर कौन रहा है? राम। उसका बोध हो रहा है और क्रिया भी हो रही है। तो वो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? कारण कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक नहीं करेंगे यहाँ पे संबंध नहीं बता रहे कोई, तो ये कारण कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से, ऐसा शब्द बताना आपने जिससे आपको ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो उसे विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण आपको पता है कि संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ अच्छा लड़का। ठीक है, अच्छा लड़का,
तो लड़का क्या है, लड़का जो आपकी संज्ञा है, ठीक है, पर लड़का कैसा है, अच्छा है, ये क्या है इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा कि जिस शब्द से काम को करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहेंगे नहीं, संज्ञा तो ये हो गई, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा की जगह पे उपयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो उसको जिस शब्द से काम के करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, धातु कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं, यहाँ पे एक अव्यय वर्ड है, ये क्या होता है, ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अव्यय का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ड है। ये आपको अव्यय के बारे में पूछते हैं पेपर में, कभी कभी पूछ लेंगे कि अव्यय क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर नहीं पता तो भी कमेंट करके हमें बता देना, हम आपको क्लियर कर देंगे अव्यय क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि अव्यय होता क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द बताना आपको कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द आँख है, कमल है, नीलकंठ है या विद्यालय है। तो आपको बता दूं कि आँख जो आपका, ये आँख जो जिसके टुकड़े ना हो सके, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं रूढ़ शब्द। जिसके टुकड़े ना हो सके, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है आपका। कमल, कमल कैसा शब्द है आपका, कमल जो आपका कैसा शब्द है ये आपने बताना है। नीलकंठ कैसा शब्द है, विद्यालय कैसे शब्द है। पूछा क्या आपको योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो हर एक शब्द जो बहुब्रीहि होगा, ठीक है, जो बहुब्रीहि समास होगा वो कौन सा होगा, वो आपका योग रूढ़ होगा, ठीक है, योग रूढ़ होगा, ठीक है। और यौगिक शब्द जिसके दो टुकड़े संभव हो सके, जिसके दो खंड संभव हो सके, जैसे विद्यालय, तो विद्या एक शब्द बन गया, आलय दो शब्द बन गए, तो ये क्या आपका विद्यालय जो आपका ये यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ जो बहुब्रीहि होगा वो आपका योग रूढ़ भी होगा। इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होगा बल्कि किसी और को ही बताता है, ठीक है। नीलकंठ, तो नीलकंठ जो आपका ये कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन आज का कि तीर अंदाज में कौन सा प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है। तो तीर अंदाज में तीर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, दाज प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, या अंदाज प्रत्यय, या फिर ज प्रत्यय। तो तीर अंदाज में जो प्रत्यय आपका यूज हुआ है वो हुआ है अंदाज प्रत्यय, ठीक है, अंदाज, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना है कि तीर अंदाज में जो है वो अंदाज प्रत्यय होगा, ये हलंत होगा, ठीक है। अंदाज प्रत्यय जो आपका इसमें प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि शब्द बनना चाहिए जैसे तीर प्लस अंदाज, ठीक है। जब आपको प्रत्यय प्रत्यय पूछे जाएं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना कि अगर तीर अंदाज में प्रत्यय शब्द है तो दो शब्द भी बनने चाहिए, आपका दो शब्द बनने चाहिए। तो इसमें जो प्रत्यय यूज हुआ अंदाज प्रत्यय जो वो यूज हुआ है। तो ये थे 16 क्वेश्चन। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 16 में से आपने कितने ठीक करें, और आपने अव्यय, ये जो अव्यय शब्द है इसको ब्रीफ करके कमेंट में बताना कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।